आप सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा ऑलरेडी, मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत दिनों के बाद डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और जिसकी आप लोगों को अपेक्षा थी और आप लोगों के बार बार मैसेज कॉल फोन्स आ रहे थे मेरे पास कि सर एग्जाम नजदीक आने वाले हैं और हमारी कोई ऐसी तैयारी नहीं है। तो आप लोगों के कहने पर मैंने एक प्रीवियस ईयर पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व करवाने का एक सीरीज स्टार्ट की है, और उस सीरीज के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा पेपर नंबर फर्स्ट, ये IDHI BI सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए ये कॉमन पेपर है, तो इसीलिए सबको पढ़ना अनिवार्य होता है ये पेपर। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है वो मैं कुछ इस तरीके से कराऊंगा। मेक श्योर यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने सभी छोटे बड़े भाई बहनों को जो कि स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा या फिर स्पेशल BSTC अपने राजस्थान में बोलते हैं, अगर वो कर रहे हो तो उनके एग्जाम की एक बेहतरीन तैयारी के लिए मैंने ये स्टार्ट किया है। ठीक है ना। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे कि मेरे YouTube चैनल का नाम, जिसको आपका इतना सपोर्ट मिला, RJ11 सर मथुरा है। इस पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसको शेयर कीजिए। और मैं आपसे एक बात बता देता हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करना, और यदि इसी तरीके से ये सीरीज आपको बढ़ाने में मुझे सपोर्ट मिलता है तो मैं बिल्कुल इस पर बहुत मेहनत करूंगा। ठीक है, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको लिख लीजिए, ये जो प्रश्न है। ठीक है ना। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ये प्रश्न पत्र है। आपको दूर से तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ नजदीक आके। जिस तरीके से ये प्रश्न पत्र है, ठीक है ना, मेरे पास पुराने प्रश्न पत्र हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, और उन्हीं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो मैं आपको जैसे ही ये हमारी सीरीज खत्म होगी और उसके बाद में मैं पैटर्न भी लाऊंगा, और किस तरीके से आपको वर्क करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सब लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए, तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपको पता है कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी ये आपका पेपर फर्स्ट है। ठीक है, और पेपर फर्स्ट में मैं जो आपको पुराने प्रश्न पत्र सॉल्व करवाऊंगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स करवाऊंगा, उससे आपको ये पता लगेगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते थे और उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि प्रश्न पत्र पूरी बुक का होता है, पूरे पेपर का होता है, लेकिन मैं आपको उस पेपर या पूरे बुक को एक साथ नहीं कराऊंगा। मैं आपको केवल और केवल इस तरीके से कराऊंगा कि आपके एग्जाम पेपर उससे बाहर ना जाए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मैं आपको चैप्टर वाइज, जैसे मान के चलो पहला चैप्टर मैं आपको करवाने वाला हूं और पहले यूनिट 1.1 से लेकर के यूनिट 1.5 तक जो प्रश्न पत्र ओवरऑल पेपर्स में आए हैं उन सभी के प्रश्न मैं आज आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। मैं लगभग एक पेपर के 20 से 25 प्रश्न आप तक पहुंचाऊंगा, और उन्हीं 20-25 प्रश्नों में से मैं आपको ये श्योरिटी दे देता हूं आपको कि आप पास तो बहुत अच्छे अंकों से हो जाओगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 80% नंबर आप अच्छे से अपने थ्योरी एग्जाम में ला सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें, पेपर को देखते रहें। तो पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, दिव्यांगता के मॉडल क्या है, सबसे पहला जो प्रश्न है। और दूसरी बात, ये जो दिव्यांगता के मॉडल है, दिव्यांगता के मॉडल, ये मॉडल न्यू सिलेबस जनरेट हुआ था 2023 में, उसमें ऐड किया हुआ है, इसीलिए इसके आने की संभावना प्रबल होती है। जो टॉपिक नए जुड़ते हैं तो
वो थोड़ा आते हैं पेपर में, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ दिव्यांगता के मॉडलों के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ फिर यहाँ से। चलिए, देखिए दिव्यांगता के मॉडल मुख्यतः डिसेबिलिटी की फील्ड में इसके मुख्य 3 मॉडल माने गए हैं। कितने मॉडल माने हैं? 3 मॉडल माने हैं। वो 3 मॉडल कौन कौन से होते हैं, तो मैं पहले बात बता दूं आपको। पहला मॉडल होता है, वो होता है मेडिकल मॉडल। कौन सा मॉडल होता है? मेडिकल मॉडल, ठीक है। और मेडिकल मॉडल में क्या होता है, इसमें व्यक्तिगत जो समस्याएं होती हैं, व्यक्तिगत जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को, जो दिव्यांगताएं होती हैं उनको व्यक्तिगत समस्या के रूप में देखा जाता है। व्यक्तिगत समस्या जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति को कोई चोट आई, कोई हानि हुई, ठीक है, तो वो व्यक्ति का मॉडल कहलाएगा कौन सा मॉडल? मेडिकल मॉडल। दूसरी की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो दूसरा मॉडल होता है आपका सामाजिक मॉडल। सामाजिक मॉडल, ठीक है। सामाजिक मॉडल क्या होता है? एक ये भी इसका नजरिया हो सकता है कि व्यक्ति अपने आप को कब दिव्यांग मान लेता है। एक तो तब दिव्यांग मानता है कि उस व्यक्ति के किसी अंग में क्षति हुई हो, कोई अंग ही ना हो, अंग शरीर के पार्ट से अलग हो गया हो, तो वो क्या है, एक तरीके से मैं बता देता हूँ आपको, मेडिकल समस्या हो सकती है। या फिर किसी व्यक्ति में आईक्यू की कमी हो, कोई कम सुनता हो, तो उस कैटेगरी के बच्चों को क्या बोलते हैं? मेडिकल मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है। और सामाजिक मॉडल की बात करें तो सामाजिक मॉडल में आप जानते हैं कि यदि डिसेबल कोई बच्चा है और उसे एनवायरमेंटल अगर उसके अकॉर्डिंग मिल जाता है, तो वो बच्चा क्या करता है, बहुत अच्छे से कार्य कर लेता है और अपने आप को थोड़ा वीक महसूस नहीं करता है। और यदि मान के चलो जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, तो स्कूल में यदि सीढ़ियों की व्यवस्था हुई और बच्चे पे चलना नहीं आ रहा है, तो और वहां पे रैंप की व्यवस्था नहीं हुई, तो वहां पे बच्चे को लगेगा कि सामाजिक रूप से वो खुद को क्या है, हीन मानेगा, कमजोर मानेगा कि मतलब समाज ने मेरे लिए रैंप की व्यवस्था नहीं की है और लोगों के लिए सीढ़ी, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं कमजोर हूँ। तो ऐसे मॉडल किस में आते हैं बेटा? सामाजिक मॉडल में आते हैं। एक होता है लास्ट, तीसरा मॉडल, जिसके बारे में मैं बता देता हूं आपको, बायो साइको सोशियो मॉडल। इसको हिंदी में बोले तो जैविक मनोवैज्ञानिक सामाजिक मॉडल। सामाजिक मॉडल, ठीक है। इस मॉडल में क्या आता है? इस मॉडल में एक तो हम अगर एक शब्द में बताएं तो संयुक्त रूप से जो आने वाली समस्याएं होती हैं जिनके कारण बच्चा खुद को डिसेबल या फिर दिव्यांग मानता है, तो वो मॉडल कौन सा कहलाता है बेटा? वो मॉडल कहलाता है आपका जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक मॉडल कहलाता है। इसको मिश्रित रूप से बायो साइको सोशियो मॉडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका यही था, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आपको पता होगा, मैंने लिखा था क्षति, अक्षमता एवं
दिव्यांगता को परिभाषित कीजिए। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग हर बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कभी आईडी वाले बच्चों के लिए, कभी एचआई वाले बच्चों के लिए, तो कभी पीआई वाले बच्चों के लिए, तो कभी एमडी या एलडी वाले बच्चों के लिए। किसी ना किसी प्रश्न पत्र में हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है 5 नंबर में या फिर 4 या 2 नंबर में। चलिए, तो इस प्रश्न पत्र के प्रश्न 2 की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले व्यक्ति का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्वस्थ होने के लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ में वातावरणीय रूप से भी स्वस्थ हो तो वो व्यक्ति का स्वास्थ्य होता है, वो कैसा स्वास्थ्य कहलाता है? बिल्कुल स्वस्थ स्वास्थ्य कहलाता है। इसका मतलब बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। यदि उस व्यक्ति में कोई भी समस्या या फिर वो सामाजिक रूप से या वातावरणीय रूप से अपने आप को नहीं ढाल पाता है या वातावरण के अनुकूल स्वयं को नहीं विकसित कर पाता है, तो वो कैसा व्यक्ति कहलाता है? वो अस्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। तो एक ICIDH के अंतर्गत ये जो डिसेबिलिटी मैं बता रहा हूँ, डिसेबिलिटी को मतलब जितने भागों में बांटा है, क्षति, अक्षमता, दिव्यांगता, इन 3 भागों में डिवाइड किया है, तो वो किसने किया है? ICIDH ने किया है। ठीक है, और ICIDH की जो फुल फॉर्म होती है मैं बता देता हूँ आपको, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ impairment, I for impairment, D for disability और H for handicap। क्या है? हैंडीकैप। ठीक है ना, तो ICIDH की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो वर्गीकरण है वो ICIDH के अकॉर्डिंग किया गया। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, WHO ने 1980 में दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए एक वर्गीकरण के रूप में ICIDH के द्वारा ये वर्गीकरण दिया। ठीक है ना, और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले आपको दिव्यांगता पढ़ने से पूर्व इन छोटे छोटे बिंदुओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। आप ये जो फुल फॉर्म में लिखता हूँ तो इनको आप कहीं ना कहीं नोट कर लेना, क्योंकि ये आपके पेपर में आती हैं। ठीक है ना, आपके पेपर में ये जो फुल फॉर्म होती है वो आती है, और इम्पोर्टेंट फुल फॉर्मों को मैं एक साथ आपको किसी दिन नोट करवा दूंगा। बाकी का ये है, मैं PDF डाल देता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप लोग जो यहाँ पे पढ़ाते टाइम जो मैं फुल फॉर्म लिखवाता हूँ वो फुल फॉर्म आपको ज्यादा याद रखनी है। जैसे WHO की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इस तरीके से आप इनकी फुल फॉर्म है वो कहीं एक पेज के कॉर्नर में या फिर आप ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं ICIDH या फिर WHO के अनुसार जो क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता की। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा इस जगह पे कि
हम सब लोगों ने छोटा मोटा काम किया होगा घर पे। कभी जो घास चारा काटने वाली मशीन होती है वो चलाई होगी, या फिर घर पे सब्जियां काटी होंगी। तो उस दौरान आप देखते हो कि यदि चाकू से थोड़ा सा कट यदि हाथ में लग जाता है, तो उस कट के कारण क्या होता है कि हम कार्य तो कर पाते हैं, लेकिन कार्य करने में हमें तकलीफ महसूस होती है। वो तकलीफ, वो समस्या जो होती है वो क्या कहलाती है? आपको क्षति कहलाती है। क्या कहलाती है? वो क्षति कहलाती है। यदि चाकू से कटा हुआ अंगूठा या उंगली, अंगूठा या उंगली, ठीक है, क्या कहलाती है? क्षति कहलाती है, क्योंकि इसके कारण कार्य करने में क्या होती है बेटा? समस्या होती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्षमता के बारे में, ठीक है, कि अक्षमता क्या होती है। तो अक्षमता के बारे में यदि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ठीक है, तो अक्षमता में कार्य करने में ये समस्या आती है ना, यदि यही समस्या थोड़ा बड़ा रूप ले ले, क्या रूप ले ले? थोड़ा सा बड़ा रूप ले ले, तो बड़ा रूप लेने के कारण वो समस्या ही क्या बन जाती है? अक्षमता बन जाती है। जैसे इसकी डेफिनेशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा अभी, ठीक है। और यदि हम बात करें दिव्यांगता की, ठीक है, तो चाकू से जो कट लगा हुआ था वो धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ गया, इन्फेक्शन बढ़ गया तो वो हमारी हाथ को प्रभावित करने लगा। तो हाथ को प्रभावित करना मतलब अक्षमता, ठीक है। कट लगना क्षति, लेकिन हाथ को प्रभावित करना अक्षमता। यदि हमें पता है कि वो पूरा इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है बॉडी की तरफ, तो हम उस अंग को क्या कर देते हैं? बॉडी से अलग कर देते हैं। तो अलग करने के बाद में फिर वो व्यक्ति क्या कहलाता है? दिव्यांग, ठीक है। यदि हिस्सा शरीर से अलग हो जाए, शरीर से अलग होने पर शरीर से बॉडी का कोई पार्ट अलग होने पर, ठीक है, क्या कहलाती है? वो दिव्यांगता कहलाती है। यदि हम WHO के अनुसार जो इनकी परिभाषाएं हैं वो परिभाषा समझें, ठीक है ना, तो WHO के अनुसार WHO ने कहा था कि शारीरिक क्षति, शारीरिक, मनोसामाजिक एवं शारीरिक रूप से होने वाली कमी या हानि है। क्या है? कमी या हानि है। WHO ने जो परिभाषा दी थी, WHO ने जो क्षति की परिभाषा दी थी, इम्पेयरमेंट की जो परिभाषा दी थी, वो क्या दी थी कि व्यक्ति में शारीरिक या फिर मनोशारीरिक या फिर आपको मनोसांवेगिक, ठीक है ना, इन्होंने WHO ने परिभाषा दी थी क्षति की, किसी व्यक्ति में शारीरिक रूप से, किस रूप से? शारीरिक रूप से शारीरिक संरचना या मनोशारीरिक रूप से होने वाली हानि या क्षति को क्या कहते हैं? क्या हानि या कमी को क्या बोलते हैं बेटा? क्षति बोलते हैं। WHO ने एक डेफिनेशन दी थी क्षति की, कि शारीरिक संरचना में, हमारे शरीर में होने वाले शारीरिक संरचना में कोई परिवर्तन या फिर मनोशारीरिक रूप से हुई हानि या कमी या क्षति को क्या बोलते हैं? क्षति बोला जाता है, हानि नहीं। अब हम बात करते हैं अक्षमता की, ठीक है। तो अक्षमता की जो डेफिनेशन WHO ने दी थी वो क्या दी थी? अक्षमता व्यक्ति के मनोशारीरिक अक्षमता व्यक्ति के मनोशारीरिक
संवेगात्मक संवेगात्मक या शरीर में या शरीर में किसी अंग के कारण होने वाली क्षति, किसी अंग के कारण होने वाली क्षति क्या कहलाती है बेटा? अक्षमता कहलाती है। जैसे कि मैंने बताया था, देखो शारीरिक संरचना में कोई परेशानी या कोई समस्या आती है, कोई हानि होती है या समस्या होती है, तो समस्या या हानि को तो बोलते हैं क्षति। और उस समस्या से संवेगों में कोई परिवर्तन या संवेगों में कोई समस्या होती है या मनोशारीरिक रूप से हमारे मन में क्या है, भाव आ जाता है कि यदि हम इसको टच करेंगे तो दर्द होगा, तो इसीलिए हमें इस हाथ से काम ही नहीं करना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो जो क्षति होती है या फिर क्षति का बड़ा रूप होता है, वो क्या कहलाता है? अक्षमता कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिव्यांगता की। तो दिव्यांगता ओवरऑल मैंने बताया था किसी भी व्यक्ति में होने वाली शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक रूप से होने वाला जो अक्षमता होती है, परमानेंटली हो जाती है। ठीक है, मतलब परमानेंट परमानेंट रूप से होने वाली अक्षमता क्या कहलाती है? दिव्यांगता का रूप ले लेती है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, और वो प्रश्न है आपका हैबिलिटेशन एवं रिहैबिलिटेशन। देखो ये जो दूसरा प्रश्न है, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा दूंगा सबको। ठीक है, पहला प्रश्न था आपका कि दिव्यांगता के मॉडल कौन कौन से होते हैं? दिव्यांगता के मॉडल 3 होते हैं। पहला मॉडल होता है आपका मेडिकल मॉडल, दूसरा होता है आपका सामाजिक मॉडल, तीसरा मॉडल होता है आपका, कौन सा मॉडल होता है तीसरा होता है जैविक, आपका होता है जैविक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कौशल मॉडल। ठीक है, तो इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने आपको सर्वप्रथम बताया था कि मेडिकल जो मॉडल होता है, मेडिकल मॉडल में व्यक्तिगत समस्याएं को ध्यान में रखते हुए यदि कोई व्यक्ति रोकता है या फिर कोई हानि हो जाती है, तो उसके कारण मेडिकल जो मॉडल है वो उसके अंतर्गत वह आता है। और अगर सामाजिक मॉडल की बात करें, तो सामाजिक मॉडल में यदि कोई बच्चा, मैंने बताया था आपको कि सीढ़ियों पे चढ़ रहा है और उसे समस्या आती है, उसके लिए रैंप की व्यवस्था नहीं, तो उसे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं कमजोर हूँ, तो मेडिकल मॉडल हो गया। ठीक है, और बायो साइको जो आपका सोशियो मॉडल है, ठीक है ना, 3rd नंबर का जो मॉडल है, जैविक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मॉडल है, वो कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल के रूप में वर्क करता है, मतलब संयुक्त रूप से। दूसरी मैं बात करता हूँ क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता के बारे में। ये प्रश्न है जो पेपर में आने वाला प्रश्न है। तो इसमें मैं बता देता हूँ कि क्षति की जो डेफिनेशन होती है, ठीक है ना, वो WHO ने दी थी। किसी भी व्यक्ति में शारीरिक संरचना में होने वाली कमी या हानि को क्या बोलते हैं? कमी या हानि को क्षति बोलते हैं। ठीक है, वही क्षति यदि बड़े रूप में कार्य हो जाती है, या फिर हम कहें अक्षमता की डेफिनेशन मनोसामाजिक या फिर मनोसामाजिक और संवेगों में होने वाली जो क्षति होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको अक्षमता बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें दिव्यांगता की, तो किसी भी व्यक्ति में परमानेंटली होने वाली जो अक्षमता होती है, ठीक है ना, मैंने आपको इसके एग्जाम्पल दिया था। जैसे मान के चलो कोई घास की मशीन से चारा कूट रहा है और उसकी उंगली उसमें आ जाती है, तो व्यक्ति क्या है, थोड़ी देर के लिए वर्क नहीं कर पाता। तो थोड़ी देर के लिए वर्क ना कर पाना मतलब सबसे सूक्ष्म रूप होता है क्षति। ठीक है, फिर वो व्यक्ति का हाथ अगर इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है? अक्षमता कहलाती है। और यदि हम बात करें कि उस व्यक्ति का हाथ ही बॉडी से अलग करना पड़े, तो वो क्या कहलाता है? दिव्यांगता कहलाती है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, उस प्रश्न की अगर हम बात करें, तो तीसरा प्रश्न है हमारा तीसरी प्रश्न की अगर हम बात करें, तो प्रश्न क्रमांक 3rd, और 3rd क्रमांक था हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन में अंतर। क्या था? हैबिलिटेशन एवं रिहैबिलिटेशन में अंतर।
तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन में अंतर, ठीक है। हैबिलिटेशन का मतलब होता है, आपको अगर बताऊं, क्षमता विकास, ठीक है। क्या होता है? क्षमता विकास। क्षमता विकास शब्द हम इसे बोल सकते हैं क्षमता विकास, या फिर नवीन कौशल, नवीन कौशल विकास। क्या? नवीन कौशल विकास। और रिहैबिलिटेशन का मीनिंग तो बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। इसको एक नाम तो बोलते हैं पुनर्वास। क्या बोलते हैं? पुनर्वास। और एक नाम बोलते हैं इसको पुनः स्थापना। इसमें से आप कोई भी बिंदु ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन में क्या अंतर है, ठीक है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि नवीन कौशल विकास, नवीन कौशल मतलब इसमें ये होता है कि व्यक्ति को नए नए, क्या, व्यक्ति को नए नया ज्ञान सिखाया जाता है, शुरुआती ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। नए नए या फिर शुरुआती ज्ञान, कौशल, क्षमताओं को विकसित किया जाता है, ठीक है। और जबकि रिहैबिलिटेशन में क्या होता है? रिहैबिलिटेशन में आपको बताऊं तो उन क्षमता या उन कौशलों का विकसित किया जाता है जो किसी उन कौशल या क्षमता, देखो री का मतलब होता है पुनः, दोबारा से विकसित करना, ठीक है। तो उन क्षमता या कौशलों को विकसित किया जाता है जो किसी बीमारी, चोट या फिर किसी इन्फेक्शन के कारण खोई हुई हो, ठीक है। तो क्या होता है? हैबिलिटेशन का मतलब नए नए विकास, नए नए कौशलों को विकसित करना शुरुआत से, ठीक है, पहली बार। और रिहैबिलिटेशन का मतलब दोबारा से, बार बार खोई हुई जो, या फिर हम कहें कि ऐसे कौशल या ऐसी क्षमताएं जो किसी बीमार होने से या फिर किसी कारणवश वो क्षमताएं खो गई, तो उन्हें पुनः क्या करना? उत्पन्न करना। दूसरी अगर हम पॉइंट की बात करें तो मैं बता देता हूं, ये छोटे बच्चों, ये बच्चों से शुरू होती है और उन विशिष्ट, उन व्यक्तियों के लिए होती है जो विशिष्ट कौशल ना सीखे हों, ठीक है। तो उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हैबिलिटेशन का प्रयोग किया जाता है। और रिहैबिलिटेशन की अगर हम बात करें, यदि किसी व्यक्ति को कौशल सीखने में समस्या आ रही हो तो उस समस्या को बार बार प्रयास करके सिखाने को क्या बोलते हैं? रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। तीसरे अगर हम बिंदु की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो है, ये शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा क्या है? पूर्ण किया जाता है। क्या किया जाता है? हैबिलिटेशन है, हैबिलिटेशन को शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा पूरा किया जाता है एवं इसमें निर्माण की योग्यता को विकसित किया जाता है। जबकि अगर हम इसकी बात करें, रिहैबिलिटेशन की बात करें, तो ये क्या करता है? ये खोई हुई जो हमारी क्षमताएं होती हैं, खोए हुए हमारे कौशल होते हैं, उनको पुनः जन्म देने का कार्य करता है, ठीक है। और इसमें कुछ इस तरीके के क्रियाविधि होती हैं, जैसे मान के चलो कोई ऑटिज्म बच्चा है, ऑटिज्म का मतलब मैंने क्लास में बताया है, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ऑटिज्म का मतलब होता है स्वलीन, स्वलीन। ऐसे बच्चे जो खुद में खोए हुए रहते हैं, उन बच्चों को क्या है? हैबिलिटेशन के द्वारा जागरूक किया जा सकता है और उनको विकसित किया जा सकता है। जबकि रिहैबिलिटेशन की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग किसी सर्जरी, किसी सर्जरी, किसी सर्जरी, चोट, सर्जरी, चोट या दुर्घटना में इसका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब उसे ठीक करने के लिए, ठीक है। और अगर एक सही मायने में बताऊं मैं आपको, तो जो शुरुआती ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, जिस विधि का प्रयोग किया जाता है या फिर जिस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है, उस कॉन्सेप्ट को हैबिलिटेशन बोला जाता है, नवीन कौशल विकास बोला जाता है। रिहैबिलिटेशन हम उस विकास को बोलते हैं, जैसे मान के चलो जो बच्चे यो
निम्न तबके के हैं, या फिर यह है कि निम्न जन्म लेते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में। यदि वो किसी दिव्यांगता की वजह से वो बच्चे क्या है धीरे-धीरे समाज से पिछड़ते चले जाते हैं, तो उनको पुनः उस स्तर तक लाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है आपका पुनर्वास या पुनः स्थान, उन्हें वही स्थान प्रदान करना। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आपको पता होगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैं आपको एक और बता देता हूं, एक सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 था आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, देखो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में हम बात करें आपको, तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में अगर मैं आपको क्लियर बताऊं, तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी जैसे कि आपको कई बच्चों को लग रहा होगा कि इसमें डिसेबिलिटी शब्द है तो इसका मतलब ये कोई दिव्यांगता है, या फिर ये कोई मतलब बीमारी है, ये कोई डिसेबिलिटी है। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बेंचमार्क एक दिव्यांगता का क्या है, स्तर है। क्या है? स्तर है। जैसे मैं आपको बता दूं कि RPWD एक्ट 2016 के अनुसार बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत 21 प्रकार के दिव्यांगताओं से ग्रसित बच्चों को इसके अंतर्गत लिया गया, और इसमें यह बताया गया कि बेंचमार्क, जैसे कि इसमें मार्क शब्द लग रहा है ना, तो ये किसी को इंगित करता है, चिन्हित करता है। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे बच्चे जिनकी डिसेबिलिटी की स्तर लेवल 40% या 40% से अधिक, ठीक है, ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति जो मेडिकल बोर्ड द्वारा बिल्कुल ऑथेंटिक 40% की डिसेबिलिटी से ग्रसित हों, या फिर 40% डिसेबिलिटी से अधिक, 40% या 40% से अधिक दिव्यांगता जिनके अंदर होती है, वो सभी व्यक्ति बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आने वाले व्यक्तियों के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं करती है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में 3% की छूट देना। ठीक है, और उसके बाद में 2-3 मैं और बताऊं आपको, बसों में सुविधाएं। ठीक है, बसों के साथ साथ उनको पेंशन की सुविधाएं, ठीक है, उनको रोजगार की सुविधाएं, ऐसी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ मिलता है। लेकिन उन सुविधाओं का लाभ तब मिलता है, जैसे उपकरण मिलते हैं किसी को, तो वो तब मिलता है जब वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी का अंतर का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा 40% या 40% से अधिक परसेंटेज की डिसेबिलिटी यदि किसी के अंदर है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी के स्तर का कहलाता है। ठीक है, और वो दिव्यांगता क्या कहलाती है, बेंचमार्क दिव्यांगता कहलाती है। ठीक है, तो दिव्यांगता एक तरीके का, मैं बता दूं आपको, डिसेबिलिटी नहीं है, ये डिसेबिलिटी का स्तर है। ऐसे व्यक्ति जो 40% या 40% से अधिक परसेंटेज की दिव्यांगता के अंतर्गत ग्रसित होते हैं, ऐसी दिव्यांगता या ऐसी डिसेबिलिटी को बोलते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है ना? हाँ, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, केवल आपको ये याद रखना है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर कहीं दिख जाए, आपको कहीं नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
सिलेबस में पिछली बार जुड़ी है और इसीलिए इससे प्रश्न हर बार आता है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? 40% या 40% से अधिक डिसेबल व्यक्तियों, डिसेबिलिटी लेवल से ग्रसित व्यक्तियों को बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका जो आज का लास्ट टॉपिक है और उस लास्ट टॉपिक के बारे में, या फिर हम कहेंगे लास्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जैसा कि आपने लिखा होगा, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 क्या है? इसके अंतर्गत आने वाली दिव्यांगताओं को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, ठीक है, ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 7 फरवरी 1996 में लागू हुआ था। इसके अनुसार डिसेबिलिटी को मुख्य 7 भागों में बांटा गया था। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी एक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, दिव्यांग जन अधिनियम 1995। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी डिसेबिलिटी, पेपर में डायरेक्ट पूछा है कि पीडब्ल्यूडी के अनुसार दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे मैं एक और बता देता हूँ आपको, साथ के साथ हिंट मिल जाएंगे। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार कितनी प्रकार की डिसेबिलिटी है? डिसेबिलिटियों को 21 प्रकार की डिसेबिलिटी, जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न में बेंचमार्क में आपको बताया था कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग 21 प्रकार की डिसेबिलिटी है। तो पहले कितनी थी पीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग? 1995। फिर यही एक्ट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के रूप में चेंज हुआ जिसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटियां आई। ठीक है, राइट टू पर्सन, राइट द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसके अकॉर्डिंग 21 प्रकार की डिसेबिलिटियों में वर्गीकृत किया गया। लेकिन हमें जो कोर्स में पढ़ना है इसमें केवल 21 प्रकार की डिसेबिलिटी है, उनको आपको याद करना है, केवल नाम याद करने हैं। ठीक है ना, बाकी का कोर्स के अंतर्गत है। तो मैं आपको यहाँ पे प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि डिसेबिलिटी के जो 7 प्रकार हैं वो 7 प्रकार कौन कौन से हैं जिनको पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत रखा गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बॉडी पार्ट के सबसे ऊपर वाले हिस्से से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानसिक मंदता। मानसिक मंदता, ठीक है, सबसे बॉडी का ऊपर वाला पार्ट, इट मीन्स हमारा ब्रेन। ठीक है ना, तो ब्रेन में होने वाली जो कमी होती है, ठीक है ना, मैं अभी इनको सबको विस्तार से बताऊंगा आपको। मानसिक मंदता या फिर इसको कहेंगे आप बौद्धिक अक्षमता, ये बदला हुआ नाम है इसका। पहले इसको बोलते थे एमआर, क्या बोलते थे? मेंटल रिटार्डेशन, एमआर बोलते थे, और अब इसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, क्या होती है इसको भी मैं थोड़ा सा अभी बताऊंगा क्योंकि दोनों में अंतर बता दूंगा आपको। दूसरी बेटा होती है मानसिक बीमारी। क्या होती है? मानसिक बीमारी। इसको दूसरा नाम इसको बोला जाता है मानसिक रुग्णता। मानसिक, कंफ्यूज नहीं होना है, मानसिक बीमारी या मानसिक रुग्णता क्या है। ठीक है,
इसको बोलते हैं MI। मेंटल इलनेस, क्या बोलते हैं? मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी। चलिए पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। मानसिक मंदता का मतलब वो होता है ऐसे व्यक्ति या ऐसे बच्चे जिनमें सोचने समझने की क्षमता सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को मानसिक मंद बोला जाता है। और मानसिक बीमारी किसे बोलते हैं? मानसिक बीमारी से ग्रसित ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी बीमारी के चलते हुए या किसी डिप्रेशन या फिर किसी मेंटली समस्या के कारण वो व्यक्ति अपना ज्ञान, ध्यान, अपनी स्मृति खो देते हैं। ऐसे बच्चों को या ऐसे व्यक्तियों को मानसिक बीमारी के अंतर्गत रखा जाता है, मानसिक रुग्णता के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, हम जब धीरे-धीरे पढ़ेंगे आगे तो जब हम बताएंगे, ठीक है। और ये एक तरीके से ये ये जो बच्चे होते हैं, ठीक है, ये मानसिक मंदता वाले जो बच्चे होते हैं, ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। पर प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल तक पढ़ सकते हैं। लेकिन हम मानसिक बीमारी वाले बच्चों की कहें तो इनका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पागल खाने के अंदर होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इलाज घर पर ही चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए अब हम नेक्स्ट 2 बीमारियों के बारे में और चर्चा करते हैं, ठीक है, जो कि PWD के अंतर्गत आती है। तो तीसरी है बेटा, उससे ब्रेन से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कौन सी आएगा? हमारा आंख, ठीक है। तो आंख में कौन कौन सी समस्या हो सकती हैं? तो आंख की समस्या मैं बता देता हूं आपको। दृष्टि बाधिता, क्या है? दृष्टि बाधिता। तो दृष्टि बाधिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? विजुअल इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट, ठीक है। और फोर्थ हम लिखते हैं यहाँ पे अल्प दृष्टि, क्या? अल्प दृष्टि, लो विजन, लो विजन, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं इन दोनों को क्या कैसे देखते हैं। तो PWD एक्ट के अनुसार दृष्टिबाधिता क्या कहलाती है? तो ऐसे व्यक्ति जिनका इलाज संभव नहीं है, चाहे कोई भी लेंस लगा लो, चाहे कोई भी आप ऑपरेशन करवा लो, ठीक है, लेकिन ऐसे व्यक्ति बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं, उन बच्चों को दृष्टिबाधिता के अंतर्गत रखा जाता है। विजुअल इंपेयरमेंट इसको बोलते हैं। एक नॉर्मल सभी डेफिनेशंस के लिए एक डेफिनेशन बताऊं तो ऐसे व्यक्ति जो सामान्य की तरह ना देख पाए, वो व्यक्ति बिल्कुल पूर्णतः अंधे होते हैं या फिर पूर्णतः जिनको दिखाई नहीं देता है, ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता है? दृष्टिबाधिता वाले बच्चे बोला जाता है, या फिर जो बीमारी होती है, ठीक है, वो दृष्टिबाधिता कहलाती है। अल्प दृष्टि की बात करें तो ऐसे बच्चे जिनको कुछ दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन जैसे वो लेंस लगवा लेते हैं, अपने ऑपरेशन करवा लेते हैं तो उनको ठीक ठाक दिखने लगता है, तो ऐसे बच्चों को अल्प दृष्टि के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। इसका जो दृष्टि तीक्ष्णता होती है वो कितनी होती है? दृष्टिबाधिता की 20/200 होती है। तो 20/200 से कम रेंज वाले दृष्टि तीक्ष्णता वाले बच्चों को क्या बोला जाता है? दृष्टिबाधिता बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपकी 3 और बची हैं। कितनी बची हैं? 3। तो एक हम बात करते हैं 5 नंबर पे हम रखेंगे आपका श्रवण बाधिता। क्या? श्रवण बाधिता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। क्या बोलते हैं? हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधिता। तो श्रवण बाधिता क्या कहलाती है? श्रवण बाधिता एक ऐसी दिव्यांगता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति की तरह सुनाई ना दे। फर्स्ट डेफिनेशन नॉर्मल वाली ये होगी। अगर हम कहें WHO के अनुसार तो ऐसे व्यक्ति जो 60 या 60 से अधिक की डेसिबल की ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं, ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता है? श्रवण बाधिता कहा जाता है। और WHO के अनुसार अगर हम मानसिक मंदता की परिभाषा जाने तो जिनका IQ लेवल 70 से कम होता है, ऐसे बच्चों को मानसिक मंद कहा जाता है। और जिनकी
सुनने की क्षमता 60 डीबी से अधिक होती है, 60 डीबी से अधिक की ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं? श्रवण बाधित बच्चे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो डिसेबिलिटी है, 2 डिसेबिलिटी हमारी और है। ठीक है, तो एक तो है आपकी 6 नंबर उपचारित कुष्ठ। उपचारित कुष्ठ, उपचारित कुष्ठ। ठीक है, और एक है आपकी गामक अक्षमता। गामक अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी, ठीक है ना। तो 6 नंबर की डिसेबिलिटी के बारे में मैं आपको बता दूं, उपचारित कुष्ठ क्या होता है। देखिए, उपचारित कुष्ठ का मतलब होता है जो कुष्ठ रोग वाले बच्चे होते हैं, कुष्ठ रोग वाले व्यक्ति होते हैं, उनका उपचार करने के बाद में वो पीडब्ल्यूडी एक्ट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और उपचारित कुष्ठ में मैं बता देता हूं आपको, व्यक्ति की जो संवेदी क्षमताएं होती हैं या संवेद होते हैं, ठीक है ना, तो उनको जो सेंसरी समस्या होती है, सेंसरी का मतलब समझते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ टच करता हूँ तो आपको फील होता है, तो वो सेंसर्स अगर वर्क करते हैं तो वो सेंसर वर्क करना कम कर देते हैं। ठीक है ना, और अगर हम बात करें आंख और कान का जो नियंत्रण होता है, ठीक है, वो भी क्या है, धीरे धीरे कम होने लगता है यदि किसी व्यक्ति को उपचारित कुष्ठ की समस्या है तो। ठीक है, और कुष्ठ रोग में अधिकांशतः वो व्यक्ति होते हैं जिनके व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, जो आपको देख होंगे, जो बड़े रूप में होते हैं, जिनका इलाज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, जैसे आप उनको पिन चुभोगे तो उनको पिन फील नहीं होगी, तो ऐसे व्यक्तियों को उपचारित कुष्ठ के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट हम फाइनल बात करते हैं गामक अक्षमता की। ठीक है, तो गामक अक्षमता क्या कहलाती है? गामक अक्षमता वो होती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें किसी व्यक्ति को आने जाने चलने फिरने में समस्या आती है। जैसे कि आपको पता होगा गामक, ठीक है, मतलब गा मतलब जाना, मक, ठीक है, तो जाने आने में जो समस्या पैदा होती है, इस प्रकार की डिसेबिलिटी, जो व्यक्ति सामान्य की तरह नहीं चलने फिरने में अक्षम होते हैं या चल फिर नहीं सकते हैं, वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं? गामक क्षमता के अंतर्गत आते हैं। उनकी जो दिव्यांगता होती है वो गामक क्षमता कहलाती है। तो इस तरीके से आज हमने अपना पहला जो चैप्टर है उसमें आने वाले जो प्रश्न होते हैं, कुछ प्रश्न और हैं, उन प्रश्नों पे चर्चा हम और करेंगे। ठीक है ना, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वक्त करके आपके लिए इस तरीके की वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है, और फाइनल में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि पीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग जो डिसेबिलिटी है वो 7 प्रकार की ये होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आप लोगों के लिए एक प्रश्न जाते जाते आप बता दीजिए मुझे। एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी, AYJNISHD, इसका मुख्यालय कहाँ है या फिर ये कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? आप लोग मुझे इसका जवाब कमेंट करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो और आपके छोटे बड़े भाई बहन यदि कहीं पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर में हो, डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हो कोई भी, या फिर उसको इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो दिव्यांगता का परिचय पेपर नंबर 1 है, कॉमन पेपर है सबके लिए, यदि वो प्रिपरेशन कर रहा है इसकी, तो इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू।